हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो एनसीईआरटी साइंस प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 4 आ चुका है, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। एनसीईआरटी सीरीज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो चल रहा है, जो आपको आगे 70 बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको, आपका साइंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी में प्रत्यास्थ किस ऊर्जा से संचित हो जाती है, जिसके माध्यम से तीर को गति प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो आप बचपन में कभी ना कभी जरूर तीर धनुष का इस्तेमाल किए होंगे। तो अभी आगे हम सब समझेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या है। फिलहाल स्थितिज ऊर्जा के दो उदाहरण और समझते हैं। पहला, बांध में ऊंचाई पर संचित जल में गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसके माध्यम से टरबाइन घूमता है। दूसरा है, जब हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो उसमें गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा संचरित हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। इसके माध्यम से कील लकड़ी में गड़ जाती है। तो ये दो उदाहरण आप रखेंगे। देखिए उदाहरण से अब बहुत प्रश्न आ रहे हैं आजकल, तो इस कारण से मैं उदाहरण भी दे देता हूँ। अब नीचे देखिए मैं लिख चुका हूँ स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या होता है, जैसे ही आप तीर जो है वो आप कमान में रखें और खींचे, तो जैसे ही खींचते हैं तो वो उसी को बोलते हैं विन्यास। तो सारा ऊर्जा उस पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे आपका हाथ रहता है, और आप फोटो में देख भी सकते हैं। और जब आप उसको छोड़ते हैं तो तीर गति में आ जाता है, जिससे तीर काफ़ी दूर जाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना स्थितिज ऊर्जा क्या है, इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। डायनेमो से विद्युत उत्पन्न करने में डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बगल में आप फोटो देख सकते हैं। तो ऊर्जा के रूपांतरण के अन्य उदाहरण। पहले तो एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि ऊर्जा रूपांतरण में ऊर्जा का क्या होता है, मतलब ऊर्जा बढ़ता है, घटता है, या उसका आप संरक्षण कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। तो चौथा नंबर जो आप देख रहे हैं पॉइंट, वो उसी पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण क्या है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम बोलता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ठीक है, ये आते जाते रहता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिलहाल ऊर्जा रूपांतरण के 3 एग्जाम्पल मैं लिख चुका हूं। पहला नंबर देखिए, पौधे अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित करते हैं, याद रखेंगे आप सब। दूसरा है, बिजली का बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लाइट आया और बल्ब जला, प्रकाश हो गया। तीसरा है, गेंद फेंकते समय हमारे शरीर से पेशीय ऊर्जा लगती है, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फास्ट बॉलिंग जैसे ही होता है तो हमारे हाथ में पेशीय ऊर्जा होता है, और जैसे ही हम दौड़ के बॉल को फेंकते हैं तो फेंकेंगे तो बॉल गति में आएगी, तो वो गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो ऊर्जा रूपांतरण पे एक मैं थोड़ा एक चार्ट में आप सबके लिए लेते आऊँगा, जिसमें जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, तो उसका एक अलग से रहेगा। जैसे कि लाउड स्पीकर के बारे में पूछ लेता है, फिर विद्युत मोटर के बारे में पूछ लेता है, विद्युत जनरेटर के बारे में पूछ लेता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा नेक्स्ट किसी भी दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना, यह न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो हमारे फोटो में आप देख सकते हैं हमारे किंग कोहली कैच पीछे ले रहे हैं हाथ करके। तो ये किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम पर आधारित है। अब देखिए एक्चुअल पॉइंट क्या होता है। तो बीपीएससी में एग्जाम में पूछा था, जिसका आज की वीडियो में 40वां क्वेश्चन है। मैं आऊँगा 40वां क्वेश्चन पे, तो आप देखेंगे। पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। जब क्रिकेट मैदान में खिलाड़ी कैच लेता है तो गेंद द्वारा हाथों पर बल लगता है, क्योंकि गेंद जो आ रहा है हाथ में वो तेज गति से आ रहा है, तो उसका संवेग शून्य हो जाता है। उंगलियों के मध्य गेंद आती है, वो हाथों को पीछे हटाता है। तो गेंद जैसे हाथ से टकराएगा, अगर आप आगे रखेंगे हाथ तो कैच भी छूटेगा और आपका हाथ भी टूटेगा। सिंपल सा बात है। इसलिए खिलाड़ी पीछे करता है ताकि उसका संवेग जो है, संवेग परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाए, जिससे वह आसानी से हाथ सहन कर लेता है। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जैसे ही बॉल आया तो बॉल क्या है, तेज गति में है, आपके पास तेज गति से आ रहा है। तो अगर आप हाथ आगे कर देंगे तो चोट लगेगा, सिंपल सा बात है, और कैच भी छूट जाएगा। जैसे आप हाथ पीछे करते हैं तो वो जो बॉल है उसका समय अंतराल अधिक हो जाता है और संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे कि आप आसानी से कैच
ले लेते हैं। तो खिलाड़ी जो है हाथ पीछे इसलिए करता है कि संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाए। तो 40वां क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। एक और एग्जाम्पल है इसके न्यूटन की गति का दूसरा नियम का। ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना भी न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 34 नंबर देखते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह का चक्कर लगाना किस नियम पर आधारित है? तो ये क्यों लगाता है और क्यों नहीं ग्रह गिरता है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। सूर्य अपने ग्रेविटी से 8 ग्रह को बांधे हुए है, तो गुरुत्वाकर्षण आप याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियम के अन्य उदाहरण देखिए। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है जिसका आविष्कार न्यूटन द्वारा किया गया था। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। आपको पता है सूर्य का चक्कर ग्रह लगाता है, ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। तीसरा है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना। ठीक है, वो समुद्र में आता है, आप सबको पता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण यही है कि पृथ्वी में एक आकर्षक बल पाया जाता है जो अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि हम जो है कोई ईंटा उठाए और उसको ऊपर फेंके, ठीक है, तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन कोई ऐसा समय है जिससे कि वो हम फेंकेंगे तो ऊपर ही चले जाएगा, वो हमारे हाथ में ताकत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पलायन वेग। यानी अगर आप 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर ऊपर कुछ फेंक देते हैं 1 सेकंड में, तो वो पलायन वेग यानी वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चले जाता है, जिससे वो ऊपर ही चले जाएगा। तो मिसाइल वगैरह पलायन वेग के द्वारा ही बाहर किया जाता है ताकि वो वापस नहीं आए। सिंपल सा बात आप समझ गए। तो ये 3 उदाहरण समझ गए। अब ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि गुरुत्व त्वरण का मान क्या है? तो गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व का मान हेनरी कैवेंडिश ने सुग्राही तुला द्वारा ज्ञात किया था। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुना 10 पे पावर -11, बाकी जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस कारण से रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत सर्द होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। अब रेत उष्मा का अवशोषक होता है, अतः दिन में सूर्य की उष्मा को अवशोषित करके गर्म हो जाता है और रात में अपनी उष्मा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर ठंडा हो जाता है। तो रेगिस्तान में ऐसा मत सोचिएगा कि दिन में गर्मी है तो रात में भी गर्मी होगा, नहीं, दिन में गर्मी है और रात में ठंडा है। तो यहाँ दोनों मौसम जो है डेली मिलता है राजस्थान वाले लोगों को। तो 2 कारण है। दिन में सूर्य जैसे ही आया, हमारे सूर्य भगवान जी जैसे ही आए, तो जो रेत है वो अवशोषण कर लेता है, सूर्य के किरण को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि रेत गर्म हो जाता है और विकिरण विधि से रात में अपने आप वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, विकिरण के माध्यम से। अब विकिरण क्या होता है? तो विकिरण जिसमें उष्मा प्रकाश की चाल से चलकर माध्यम को बिना गर्म किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित हो जाता है। जितना भी उष्मा आप दिन में अवशोषित किया था रेगिस्तान द्वारा, उतना ही विकिरण के माध्यम से उसको उड़ा ले गया। बस ऐसे ही समझ लीजिए आप सब, उड़ा ले गया। तो जो भी गर्मी था रेत में वो अब किस में बदल गया? ठंड में बदल गया। तो किस कारण से रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होता है और रातें बहुत सर्द होती है? तो विकिरण के कारण, जिसका आप एक्सप्लेनेशन देख लिए। चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। इसमें 2-3 फैक्ट्स याद रखेंगे, इसमें समझने वाला कोई बात है नहीं। पहला कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी आप बुक लें और अपने आंख में पूरा सटा लें, क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि एक दूरी, उसमें भी एक दूरी है 25 सेंटीमीटर, तभी आपको वो दिख सकता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण होते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये दोनों आप याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ। निकट दृष्टि दोष में नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना पर ना बन के रेटिना के सामने बनता है। देखिए, हम सब कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हमारा जो उसका जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो इमेज जो है वो किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है, आंख के रेटिना पे बनता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के सामने बनता है, जिससे उसको देखने में परेशानी होती है। तो ये 2-3 फैक्ट्स आप याद रखेंगे, इसमें बस फैक्ट्स है तो याद रखें। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंद्रधनुष का वर्षा के बाद दिखाई देने का कारण क्या है? तो
बहुत एक्साइटेड रहते हैं बच्चे सब। हम सब भी जब बचपन में थे तो इंद्रधनुष देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे और कभी कभी निकलता था। तो इसका कारण क्या है आज हम सब समझेंगे। तो आंसर देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, इंद्रधनुष जो दिखता है सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। इसके अलावा भी इसके बनने में अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं भी सम्मिलित है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया कि इंद्रधनुष दिखाई देने का क्या कारण है और 3 ऑप्शन दे दिया जैसे कि प्रकाश का परिक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से एक अधिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एक अधिक, क्योंकि ये सारी घटनाएं इंद्रधनुष को दिखाने के लिए सक्षम है। इंद्रधनुष इसी कारण से दिखता है। किसके कारण से, तो सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब देखिए 2-3 फैक्ट्स डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, तो इंद्रधनुष से रिलेटेड रखिए। पहला है, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। दूसरा है, दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तीसरा है, कभी कभी 2 इंद्रधनुष बनते हैं, एक चमकीला और छोटा, दूसरा इसके ऊपर थोड़ा धुंधला और बड़ा, हाँ बनते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, तो चमकीले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, इसमें लाल रंग बाहर होता है। धुंधली और बड़े इंद्रधनुष को द्वितीय इंद्रधनुष बोलते हैं, इसमें लाल रंग अंदर होता है। बस इतना फैक्ट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। सूर्य के सदैव, फर्स्ट नंबर में जो मैं लिखा हूं, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यानी सूर्य अगर पूर्व में है तो उस टाइम अगर इंद्रधनुष को दिखना हो तो कहाँ दिखेगा, पूर्व के अपोजिट, पश्चिम में, और पश्चिम में है तो कहाँ दिखेगा, पूर्व में, ठीक है। तो ये इतना फैक्ट्स आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। 38 है, फलों को सुखाने में तथा मौसम की भविष्यवाणी करने में किस विकिरण की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अवरक्त विकिरण का और क्या उपयोग है, तो इसके अलावा अवरक्त विकिरण का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, सेल में उपयोग आने वाले उपकरणों में, सेल मतलब बैटरी होता है, ठीक है, सौर हीटर में, सौर सेल में तथा कुकर में भी किया जाता है। अवरक्त विकिरण को उष्मीय तरंगे भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसकी खोज हरोल्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो ये 3-4 फैक्ट्स आप अवरक्त विकिरण यानी उष्मीय तरंग से रिलेटेड रखेंगे, जो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 39 है, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए इसके कुछ और भी उदाहरण है। जल के पृष्ठ पर संचारित तरंगे, आप कभी तालाब में जाइएगा और एक ईंटा फेंक दीजिएगा तो उसमें तरंग पैदा होता है कि नहीं होता है, तो वो कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। डोरी में कंपन तरंगे, ठीक है, जैसे एक रबड़ ले लीजिए, उसको खींच के खींचते हैं जैसे कि, तो वो बहुत देर तक हिलते रहता है, तो वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। मैं आपको समझाता हूं। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य का लाइट धरती पे आएगा, क्या माध्यम की आवश्यकता है, नहीं माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको ध्वनि करना है, आपको सॉन्ग सुनना है, आपको ढोल बजाना है, तो आपको किसी माध्यम की तो आवश्यकता होगी। ढोल बजाएंगे तो वो क्या हुआ, अनुदैर्घ्य तरंग, यानी ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंग, प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग। अब जल का जो संचारित तरंग बनता है, तालाब में जो तरंग बनेगा, आप उंगली से टच कीजिएगा तो तरंग बन जाएगा, ठीक है। तो जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जो डायरेक्ट हो, ठीक है, नीट एंड क्लीन। और जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता हो तो वो हो जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। जैसे ढोल बजाते हैं तो ढोल कंपन होता है, तो वो क्या हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नीचे फोटो भी आप देख सकते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। तो जो विराट कोहली वाला था वही सेम क्वेश्चन है। 40 और 33 नंबर सेम क्वेश्चन है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया कि यह न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम पर आधारित है। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए गोलकीपर या क्रिकेट खिलाड़ी या कोई भी जो बॉल पकड़ता है वो हाथ पीछे की ओर करता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो ये 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न उत्तर श्रृंखला का सेट नंबर 5 के साथ। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा
कॉन्सेप्ट लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये वीडियो है, तो प्लीज़ हमारे थोड़े हार्ड वर्क को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं प्रण लिया हूँ कि अगले 365 दिन में डेली ये वीडियो आएगा। ये एनसीईआरटी सीरीज जाने वाला है ही नहीं, चाहे मैं कहीं पर भी रहूँ, आप सबके लिए मैं एनसीईआरटी सीरीज का सेट जरूर अपलोड करूँगा प्रत्येक दिन। ये मैं अपने आप से प्रॉमिस किया हूँ, तो आप सब भी तैयार हो जाइए। और बीएसएससी में इससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ये मैं बात बोल रहा हूँ। और 70 बीपीएससी जो देंगे उनके लिए तो ये रामबाण है। तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, इसका नोट्स बनाइए, इसका पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।